कल 17 तारीख को फाइनेंस मिनिस्टर अपना 5वां और आखिरी पैकेज लेकर के आई थी और फिर वो 20 लाख करोड़ कैसे बन गया उसका पूरा लेखा जोखा देके देश को समझाने के लिए आई थी। जबकि वो 1 या 2% से ज्यादा जीडीपी का नहीं बनता है। असल में वो पैकेज 4 लाख करोड़ से नीचे रह जाता है। बाकी सारा कर्जे और बोरोइंग है, कर्जा देना कर्जा देना कर्जा देना, लोन ले लीजिए, उसके अलावा कुछ नहीं है। बहरहाल उसके ऊपर मैं आऊंगी, लेकिन आज जब मैंने अखबार उठाए तो मैं 2-4 बातें आपसे साझा करना चाहती हूँ, क्योंकि सरकार अभी भी ये कह रही है कि उन्होंने तो 12 लाख मजदूरों को घरों में पहुंचा दिया है। वो तो सारे इंतजाम कर रहे हैं, जहां कैंप्स में रखा है खाना भी दे रहे हैं। कोई किसी किस्म की दिक्कत किसी को है ही नहीं, तो वो इन दावों को ठोकते जा रहे हैं। इसलिए मैं ये बात दोहरा रही हूँ। विनोद चला था बॉम्बे से 15 मई को बाकी मजदूरों के साथ, और कल उसने 17 तारीख को दम तोड़ दिया जब 5वां पैकेज पेश हो रहा था देश के लिए। ये वहां काम करने वाला बॉम्बे में मजदूर मालूम हुआ कि 15 मई के बाद इसके पेट में अनाज का दाना नहीं गया था। बिस्किट और पानी के सहारे जिंदा ये आखिरकार इसने घर पहुंचने से पहले ही रास्ते में दम तोड़ दिया। सुखदेव सिंह अपने परिवार के साथ चला था, अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ, 6 साल की बच्ची के साथ। 2 परिवार और थे, जिनमें एक की गोदी में तो 3 महीने की बच्ची भी थी। तो वो परिवार छुपते छुपाते जो है मिट्टी के रास्तों से, रेगिस्तान के रास्तों से निकलते निकलते मुक्तसर पहुंचे। ये खेतों में काम करने वाला मजदूर परिवार ये पहुंचा दिक्कत में। उनसे पूछा गया कि आप वहीं क्यों नहीं रह गए, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास सब कुछ जो बचत थी वो खत्म हो गई और इसलिए हमें अपने घर आना था। और परसों जो हादसा हुआ था, उस हादसे में 21 साल का नीतीश भी मरा था। उस बच्चे के पिता कल सुदामा यादव पहुंचे थे उसकी लाश लेने के लिए। वो बच्चा जो अपने घर में कमा के भेजता था, अपनी सारी सेविंग को सुदामा यादव उस बच्चे की लाश लेने के लिए एक कार जो थी वो 19,000 रुपए में हायर करके लेके आए। मोहम्मद सैयब और अमृत कुमार ये दोनों मित्र चले थे और बहुत सारे और मजदूरों के साथ। और अमृत कुमार की तबीयत खराब हुई, उसको ट्रक से उतारा गया। ट्रक आगे बढ़ना चाहता था, ड्राइवर भी बढ़ना चाहता था, लेकिन मोहम्मद साहिब ने निर्णय लिया कि मैं अपने मित्र के पास रुकूंगा। उन दोनों की मित्रों की तस्वीर छपी है, जहां दूसरा मित्र दम तोड़ने की कगार में पहुंच चुका है। हॉस्पिटल भी ले जाया गया उसको जब तक मदद पहुंची, लेकिन वो बचा नहीं, अपने मित्र को वो खो बैठा। हम लोगों ने ये भी तस्वीरें देखी कि जो हरियाणा से गए थे ट्रकों में, और फिर उनको हरियाणा के, पंजाब से गए थे, हरियाणा के बॉर्डर पे रोका था, हरियाणा में उनको क्वारंटाइन रखा हुआ था। अब वो क्वारंटाइन के 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं। वो कह रहे हैं हमें घरों में भेजिए, यहाँ खाने का पीने का इंतजाम भी ठीक से नहीं है, हमें घरों में भेजिए। उनको बेरहमी से पीटा गया जब वो सड़कों के ऊपर आए, उन भूखों प्यासों को पीटा गया। फिर हमें ये भी सीन आज देखने को मिले कि किस तरीके से जो पानीपत के मजदूर थे, सुबह 5 बजे कहा गया आप चले आइए बस स्टॉप पे, आपके लिए सब इंतजाम होगा। वो पैदल चल के किसी तरीके से पहुंचे, बस में बिठाया गया, 10 किलोमीटर दूर चला के फिर से बसों को वापस लाके उनको उसी जगह के ऊपर छोड़ दिया गया। और वो कह रहे हैं कि हम 12 दिन से इंतजार में हैं, हमारा कोई इंतजाम नहीं हो रहा है। यही हालत सूरत में हो रही, कोई 6 दिन से इंतजार में, कोई 8 दिन से, कोई 12 दिन से बार बार नाम लिखा रहे हैं, कोई इंतजाम नहीं हो रहा। और जब मजदूर सड़कों के ऊपर आए हैं गुजरात के कुछ राज्यों के अंदर, इवन अहमदाबाद में और दूसरे उनके जिलों के अंदर, उनकी बेरहमी से पिटाई भी हुई है और उनको पकड़ पकड़ के अरेस्ट भी कर लिया गया है, उन पे केस भी ठोक दिए गए हैं। और वो बच्चे हैं, 17 साल 18 साल 19 साल के बच्चे हैं, किसी की तो मूंछें भी नहीं निकली हैं, वो साफ दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। ये सारी घटनाओं का जिक्र मैंने इसलिए किया कि अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले वो जो वहाँ के मजदूर हैं गुजरात के, उन्होंने बताया कि वो टेक्सटाइल उद्योग में काम करते हैं। डोमेस्टिक वर्कर एक महिला अपने पति के साथ, अपने बच्चे और बच्ची के साथ, बीमार पति है उनको लेके पैदल निकली हुई है। वो कह रही कि मेरा काम छूट गया, अब मेरा तो कोई गुजारा नहीं होना, मुझे तो जाना ही पड़ेगा।
इस तरीके से ये हादसे, और सुदामा यादव और उसके साथ के सहयोगियों को ये चिंता थी कि हमें झारखंड जाना है और हमारे बच्चों के मृतक शरीर का ये सम्मान है कि ट्रक के अंदर लाशों को जो है लाद दिया गया है और हमें कहा गया है कि आप चले जाइए झारखंड। हमें नहीं मालूम कि ये लाशें सुरक्षित भी रहेंगी वहां तक पहुंचने के लिए। तो ये जो बेरहमी का, बेदर्दी का माहौल है चारों तरफ, सरकार गूंगी, बहरी, अंधी सब कुछ हो चुकी है, संवेदनहीन है, ये मैं कहना चाहती हूँ। इसलिए मैं इन घटनाओं का जिक्र करना चाहती हूँ कि जब भी इन घटनाओं का चर्चा होता है तो सरकार एकदम बिलखती है और बोलती है कि नहीं, आप गलत कह रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो सीतारमण जी ने कहा कि क्राइसिस और अपॉर्चुनिटी दोनों हैं और इसमें से हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। ये 5वां पैकेज जब वो फाइनल पैकेज पेश कर रही थी, ये बात उन्होंने कही। और फिर से लैंड, लेबर, लिक्विडिटी लॉ, ये 4 L भी गिनाए। उन्होंने 5 साल का अपनी सरकार का ढिंडोरा भी पीटा। फिर 1 साल में जो 2 बजट पेश किए उनकी बहुत तारीफ की और उन्होंने अपने इस सारे गुणगान गाने में जो 2 घंटा 6 मिनट की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनमें से 1 घंटा केवल यही गुणगान चलता रहा और जो 4 उन्होंने पिछले पैकेज दिए उनकी चर्चा होती रही। फौरी तौर पे इमदाद इसमें से कुछ विशेष निकल के नहीं आई। सारे जो नारे थे वही पहले दोहराए गए और जो पैकेज पहले तथाकथित घोषित किए गए हैं उनको दोहराया गया। राशन, कैश, कैंप्स में स्थिति सब कुछ बहुत अच्छा और बेहतरीन चल रहा है। आप लोगों को अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो आपकी आंखों में शायद कुछ नुक्स हो गया है, लेकिन उनके हिसाब से सब कुछ ठीक चल रहा है। प्रधानमंत्री की ग्रामीण कल्याण योजना ने तो कमाल ही कर दिया है उनके हिसाब से। और फिर जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, सबका फिर से बखान किया गया। मैं बोल रही हूँ कि 1 घंटा बखान इसी चीज का चलता रहा। और फिर 2 बड़े बड़े झूठ बोले गए थे। एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया कि 85% रेलवे का किराया हम दे रहे हैं। हमने तो जी 12 लाख लोग पहुंचा दिए हैं। आप हमें ये बताइए, जब हमारी रेलवे की कैपेसिटी जो है एक ही दिन के अंदर 3 करोड़ पैसेंजर्स को इधर से उधर पहुंचाने की है, तो फिर 18-19 दिन के अंदर केवल 12 लाख क्यों गया है? क्या इसके पीछे ये बू आती है कि आप जाने ही नहीं देने चाहते हैं वर्कर्स को? उनको बंधुआ मजदूर की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं कि अब नहीं हो सकता इंतजाम, अब काम शुरू होने वाला है, आपको रहना ही पड़ेगा, यहाँ काम करना ही पड़ेगा। क्या है इसके पीछे साजिश? आप लोगों को हताश क्यों कर रहे हैं? इसका कोई जवाब नहीं है, झूठ उनके पास है। फिर से बोल दिया PPE और N95 तो इस देश में बनते ही नहीं थे, अब तो हम इतने बना रहे हैं कि जी पूछिए मत। और एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स भी कर चुके हैं, ये अखबारों में आना शुरू हो गया है। अरे नाम N95 नहीं था या कुछ और नहीं था, लेकिन सेफ्टी इक्विपमेंट्स जो अब आप बना रहे हो ऐसे तो देश में बन रहे थे और एक्सपोर्ट हो रहे थे, और वो तो डॉक्यूमेंटेड है सब बात। आपके झूठ बोलते रहने से वो सच हो जाएगा, जैसा आप इतने सालों से करते आए हो। ऐसा नहीं होने वाला, हम लोग खामोश नहीं रहने वाले और बार बार इस देश को सच बताने वाले हैं। अब जो आपने पैकेज बताने शुरू किए जिसमें मनरेगा, एजुकेशन, हेल्थ, ईज ऑफ बिजनेस, MSMEs, उनके लिए थोड़ा सा और पैकेज का तथाकथित शब्द इंसॉल्वेंसी में उनको क्या मदद देनी है और डिक्रिमिनलाइजेशन कैसे करना है, PSUs के ऊपर आप जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं उनके ऊपर नई पॉलिसी लाने वाले हैं, उसमें क्या करने वाले हैं उसका कुछ जिक्र किया गया। तो मैं इन सब चीज के ऊपर थोड़ा थोड़ा कहना चाहती हूँ। जहां तक पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के अपने एंटरप्राइजेस की बात की, तो आपने कल एयरपोर्ट्स, कोल, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, पावर, स्पेस, ये सब तो परसों गिना दिया था। लेकिन कल अपने पैकेज के अंदर ये भी बता देती कि आप तो LIC का, BPCL का, एयर इंडिया का, शिपिंग कारपोरेशन का, कंटेनर कारपोरेशन का, इनका पहले से ही निजीकरण करने का फैसला ले चुके हैं। 74 ऐसी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं जिनका आपने निर्णय लिया हुआ है। अब इस कोविड-19 के बहाने आप तेजी से सब चीजों को आगे करना चाहते हैं जिसका कोविड-19 के रिलीफ पैकेज से कोई लेना देना नहीं है। तो ये सब कुछ आपने किया। जहां तक मनरेगा का सवाल है, जब मनरेगा 2006 में शुरू हुआ था तो 200 जिलों में शुरू हुआ था और ये डिमांड बेस्ड था, लेकिन आपने डिस्ट्रिक्ट्स रिड्यूस कर दिए अपने राज्यकाल में।
और आपने इसको डिमांड्स बेसिस से हटा दिया और डिस्ट्रिक्ट्स रिड्यूस होने से, डिमांड रिड्यूस होने से आपने इसकी पहुंच भी कम की और आपने इसके बजट्स लगातार घटाए। आप सोच रही थी कि आपको हेडलाइन बनवानी है कि आपने 40,000 करोड़ का पैकेज दे दिया। सच तो ये है कि आपका जो 19-20 का बजट था उसमें 71,002 करोड़ था, तो आपने इस बार का जो बजट दिया था उसमें 10,000 करोड़ घटा दिया था, केवल 61,500 करोड़ दिया। आपने ये खुद माना कि केवल 14-15% तक रजिस्ट्रेशन हुई थी अप्रैल के मिडल तक। आप ये भी मान चुकी थी कि 40 से 50% ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुई है और 2018 और 2019 में मनरेगा में आपका आंकड़ा है जो पार्लियामेंट में पेश हुआ 5.47 करोड़ यानी 5.5 करोड़ परिवार मनरेगा से मदद ले रहे थे। तो अगर 40 से 50% ने और इसमें रजिस्टर कराया तो ये तो 8 करोड़ के आसपास पहुंच गया। और अब ये जो मजदूर अलग अलग राज्यों से अपने अपने राज्यों में जा रहा है, गांवों में, और उसको भी काम की आवश्यकता होगी तो 12-13 करोड़ लोगों को काम जुटा के देने की जरूरत होगी। मोहतरमा, आपने तो कह दिया केवल 300 करोड़ वर्क मैन डेज होंगे, वर्किंग मैन डेज होंगे, वर्क डेज, मैन डेज, कुछ भी बोलिए। उसका मतलब है केवल 3 करोड़ लोगों को 100 दिन का पूरे साल में काम मिलने का। हमारा मानना है कि 100 से 150 दिन करने चाहिए, वेतन 202 रुपए नहीं, इसको बढ़ाना चाहिए और इसके साथ साथ कम से कम 12 करोड़ लोगों के रोजगार का सृजन आज गांव के क्षेत्र में जरूरी हो गया है, जो देश में बदहाली हुई है। आपके 40,000 करोड़ ऊंट के मुंह में जीरा है। ये जो बजट आपने दिया, बजट के अंदर 61,000 समथिंग, इससे एडिशनल 1.5 लाख करोड़ से भी ऊपर का बजट देने की जरूरत है। शायद ये भी कम पड़े तो आगे जाकर के बढ़ाना होगा, लेकिन आप तो 40,000 करोड़ ऐसे दोहरा रही हैं कि जैसे पता नहीं आपने देश को क्या दे दिया है। आपने एजुकेशन पे बहुत जल्दी जल्दी थोड़ा सा बोल के ई पाठशाला करेंगे, डिजिटल करेंगे, रेडियो चलाएंगे, स्मार्टफोन्स होंगे, करेंगे। आप किनका जिक्र कर रहे हैं? मिडिल क्लास एंड अबव, जिनको आप फूड सिक्योरिटी के तहत 80 करोड़ जनता को डील करती हैं, उनके बच्चों का क्या हाल है? जहां बिजली भी नहीं है, जहां लालटेन के लिए मिट्टी का तेल ढूंढना भी मुश्किल होता है, तो वो जो सारी फैमिलीज हैं उनका शिक्षा में क्या होगा? शिक्षा के बजट लगातार आपने घटाए, विदेशी यूनिवर्सिटियां ला रहे हैं, हमारे कॉलेजेस का निजीकरण कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज के बजट्स आपने घटा दिए हैं, यूजीसी के प्रावधान आपने घटा दिए हैं, वो सब कुछ आपने किया। उसका कोई चर्चा नहीं एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करने का, लेकिन आप अपना डिजिटल ई एजुकेशन वगैरह का आपने ढिंडोरा कल पीटा। आपने इसके साथ साथ हेल्थ के बारे में केवल पुराना 15,000 करोड़ का जो प्रधानमंत्री का पैकेज था उसी का चर्चा किया और उसका जो विभाजन क्या है वो समझा दिया। 4,013 करोड़ आपने राज्यों को दे दिया है और 5,000 करोड़ के करीब तो इंश्योरेंस दे दी ना, यानी जब कोई मरेगा तो फिर आपने उसको पैसा देना है। ये जो हमारे फ्रंट रैंक फाइटर्स हैं वो है, लेकिन हेल्थ सिस्टम में क्या इन्वेस्टमेंट है उसका कोई चर्चा नहीं है। आप कह रहे हैं कि जो हमारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं उनमें इन्फेक्शियस डिजीजेस की लैब स्थापित करेंगे, वो तो भविष्य की बात है। अभी जो हेल्थ सिस्टम को चाहिए था उसकी मजबूती चाहिए थी। जब आप ये कह रहे हैं कि इस किस्म की महामारियां बार बार आएंगी तो हेल्थ सिस्टम हमारा पहले ही कमजोर है, उसके लिए आपने कुछ नहीं किया। ये मैं आपको कहना चाहती हूँ मैडम फाइनेंस मिनिस्टर। और फिर आपने एमएसएमईज को कहा हम इंसॉल्वेंसी में ये छूट देंगे, हम इतनी आपकी मदद कर रहे हैं। ये सब कुछ आपने बात किया कि हम पोस्टपोन कर देंगे, आपसे जो रिकवरी करना है। अरे जो रिकवरी उनको देनी थी उसी को ही दे देते। आप कोविड-19 के पीरियड में जो रिकवरी है उसको पोस्टपोन करेंगे या क्या करेंगे? आप पूरा खिचड़ी बनाए। लेकिन जो हम कह रहे थे, जो एमएसएमईज कह रही थी, जो पॉलिटिकल पार्टीज कह रही थी कि इनकी जो पगार है अप्रैल मई जून की, ये पगार ये तनख्वाह सरकार अपने पास से दे। लेकिन कल आपके बजट के ये जो बजट मैं जानबूझ के बोल रही हूं क्योंकि लग रहा है जैसे आप बजट पेश कर रही हैं,
आपके कल के पैकेज के अंदर इसका कोई चर्चा नहीं। और आपकी सरकार जब आप ये पेश कर रही थी, आपकी सरकार उस वक्त निर्णय ले रही थी कि जो खुद लेबर मिनिस्ट्री ने ऑर्डर निकाला डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत 29 मार्च को कि वेज देनी होगी वर्कर्स को, वो ऑर्डर आपने कल वापस ले लिया। तो आप चीटिंग करते हैं, धोखा देते हैं। आपने उन वर्कर्स को फेंक दिया है अब, और अब आप कल समझाने में लगी हुई थी एमएसएमईज को कि हम आपको क्या मदद देने वाले हैं। और उसके साथ साथ आप ये कह रहे हैं कि इंपोर्ट में हम रिडक्शन करने वाले हैं। तो आप ही की सरकार ने तो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हटाई थी। इस देश के अंदर डंपिंग का सिस्टम आपकी पुरानी एनडीए सरकार ने ही शुरू करवाया था। हमारा छोटा सेक्टर तो तभी से ही पिटना शुरू हो गया, उसके बाद नोटबंदी में और पिट गया और जीएसटी में और पिट गया। तो अब आप उस छोटे सेक्टर के लिए क्या लेके आए हैं? और पीएसयूज के लिए तो मैं पहले ही चर्चा कर दी कि उसके अंदर आपकी क्या नीति है। इस देश के पब्लिक सेक्टर को बेचने की ही नीति है। फिर आपने केवल 5 मिनट के अंदर बहुत ही जल्दी सारा का सारा आंकड़े गिना दिए। यहाँ हमने इतना दिया, यहाँ इतना दिया, यहाँ इतना दिया, यहाँ 1.5 लाख है, यहाँ 190 है, यहाँ 5,000 करोड़ है, यहाँ 50,000 करोड़ है, 20 लाख करोड़ गिराने के लिए। जनाब, सारे अर्थशास्त्री ये बोल रहे हैं और हम भी आपसे कह रहे हैं 1 से 2% से ज्यादा इस बजट में जो तथाकथित ये जो रिलीफ आपने डिक्लेयर किया प्रधानमंत्री ने, 1 से 2% से ज्यादा जीडीपी का नहीं पड़ता है। आपका सब कुछ वो है हम करेंगे करेंगे, कोई 5 साल में, कोई 3 साल में, कोई 2 साल में, कोई 1 साल में। अब भी जो रिलीफ चाहिए था वो नहीं है। जो हमने कहा था हर गरीब गुरबा के यहाँ जिनकी लाइवलीहुड चली गई, जो वेज लेबर है, चाहे बिना वेज लेबर है, चाहे वो ठेका का है, चाहे स्वतः रोजगार है, चाहे वो नाई था, मोची की दुकान वाला था, जो भी अपना रोजी रोटी कमा रहा था, चाहे वो डोमेस्टिक वर्कर थी, हर एक को 7,500 रुपया 3-4 महीने उनके खाते में डाल दीजिए। आपने नहीं किया, वो कल भी वो घोषणा नहीं की। और आपने जो वेतन देने का निर्णय खुद लिया, आपने उसको वापस ले लिया। जो वेज लेबर एमएसएमईज की थी, धोखाधड़ी करते हैं आप चीटिंग करते हैं। और सीधे सीधे मैं ये कहना चाहती हूँ, जब हमारे लोग इतनी बुरी तरह से फंसे हुए हैं, हमारे देश के बनाने वाले मजदूर वो फंसे हुए हैं बुरी तरह से। हमने पहले भी आपसे कहा था, आज मैं फिर दोहराती हूँ, उनसे फूल बरसवाने का काम करवाने की बजाय आज उतारिए मैदान में। दे आर बेस्ट इन डीलिंग विद दिस सिचुएशन। हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स कह रहे हैं कि हम उतरने के लिए तैयार हैं मैदान में, हमारी सेनाएं भी उतर जाएंगी। जो मामला 3, 4, 5 दिन के अंदर समेटा जा सकता है, उसको इतना दारुण, इतना भयावह जानबूझ के क्यों बनने दिया जा रहा है? राज्य सरकारों का कोऑर्डिनेशन नहीं, केंद्र का राज्य सरकारों से कोऑर्डिनेशन नहीं, और केंद्र की सरकार उस अराजकता को फैलाने में रोल अदा कर रही है, ये हमारा कहना है। इसलिए ग्राउंड रियलिटी को वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आपका ये 20 लाख करोड़ का ढकोसला जो है, उसके बारे में वो कहा करते हैं हमारे एक जो अर्थशास्त्री हैं, वो ठीक ही कहते हैं। वो कहते हैं कि ये लोन मेला है। चक्रवर्ती कहा करते हैं कि ये लोन मेला है। मेरे ख्याल वो ठीक ही कह रहे हैं, ये लोन मेला ही था जिसको 5 दिन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर गिनाती रही। लेकिन मैं आखिर में जो बात कहना चाहती हूँ, कल उनसे कुछ सवाल भी किए गए। सब चीजों में वो फेल हैं, इस पे बातचीत होती रहेगी, बहुत विश्लेषण होंगे, पर उनसे जब सवाल किए गए तो सवाल करने वाजिब बनते हैं। उनका क्या जवाब दिया मोहतरमा ने, उसके ऊपर वो परेशान हो गई। उनका जवाब उनके पास था नहीं। भड़क उठी वो एकदम, और एकदम उत्तेजित हो गई, एरोगेंट हो गई, एकदम। उन्होंने प्रश्नों के जवाब में क्या कहा वो मैं बताना चाहती हूँ। कर्जों में तो देश डूबेगा ही, मैं ये बता रही हूँ आपको। बाल मजदूरी बढ़ सकती है, महिलाओं के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है, हंगर डेथ्स बढ़ेंगी इस देश के अंदर, हेल्थ इश्यूज खराब होंगे, ये सब कुछ तो है।
लेकिन जो मैं कहना चाहती हूँ, एक ने पूछ लिया जेब खाली पेट खाली, तो ये मजदूर बेचारे क्या करें। प्रधान वो एकदम भड़क उठे, अपोजिशन को गालियां देने लगे। एक ने पूछा कि कोल का, डिफेंस का, पीएससी का आपने सेल कर दिया, इससे क्या निकलेगा, ये तो इस पैकेज का हिस्सा नहीं है। उन्होंने जवाब नहीं दिया। जब उनसे कहा गया कि आपकी नई डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी में बैंक्स का क्या रोल है, कुछ नहीं बोले। जब कहा गया कि उनके मर्जर के बारे में आप कुछ निर्णय करने वाले हैं, तो झूठ बोल गए, हम कुछ नहीं कर रहे, जबकि 1 अप्रैल से मर्जर की नीति को लागू करना शुरू कर दिया। जब उनसे पूछा गया कि आप इतने पैसे की घोषणा कर दी, पैसा आएगा कहां से, तो गुस्सा गए। फिर बोले बोरो करेंगे। और ये क्यों पूछते हो, ये पैसा कहां लगेगा, सिर्फ ये पूछो। हम बोरो करेंगे, बोरो करेंगे, तो बोरो ही तो करोगे, वही तो हम कह रहे हैं। आप कर्जे उठा रहे हैं, आप इस कोविड-19 को कैसे डील करना है आप नहीं जानते। आपने अराजकता से लॉकडाउन लागू किया, लॉकडाउन के दौरान अराजकता को और फैलाया। अब जब इंडस्ट्रीज के खुलने की स्टेज दर स्टेज सिचुएशन आएगी, मजदूर हताशा में सड़कों पे है, अपने घरों को जा रहा है, उसकी हालत बुरी है। इस हताशा की जिम्मेदार एफएम साहिबा आप और आपकी सरकार है। इसलिए मैं देशवासियों से कहना चाहती हूँ, इनका जो 20 लाख करोड़ का ढकोसला है उसका पर्दाफाश कीजिए, हिम्मत में रहिए, मेडिकल एडवाइजेस फॉलो कीजिए, हर बात पे सवाल उठाइए, जो गलत है उसको गलत कहिए, आने वाले दिनों में लड़ाइयों को तेज कीजिए। यही कहते हुए सबको मैं नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल कहते हुए, जय हिंद कहते हुए विदा लेना चाहती हूँ। फिर हाजिर होंगी।